So there is one which has come about ILD, and I said there was one question about filaria. So just give me a moment. Okay. Swamiji is here to answer a few questions, and if you have questions, yeah. So infection, when you talk about filaria, it's basically an infection. वो तो एक इन्फेक्शन है. क्या इन्फेक्शन में कोई फायदा होगा? इन्फेक्शन में फायदा डायरेक्टली नहीं होगा, इनडायरेक्टली होगा. Why infection happens? Because your body is not able to handle the infection. So the ability to handle the infection can be increased. And that's how your ability of the body's ability to handle the infection will obviously be better. And there is every chance that not only this, but any kind of infection, in due course of time, you can come out of those infection, and you'll see. अभी आप देखोगे कि जिनको बार बार वायरल फीवर होता है ना, वो होना बंद हो जाए. तो इमीडिएटली अगर आपको इन्फेक्शन का कुछ करना है, तो आपको फिर चाहे ईदर केमिकल एंटीबायोटिक और नेचुरल हर्बल एंटीबायोटिक यूज करना पड़ता. बट योर बॉडीज एबिलिटी टू हैंडल द इन्फेक्शन इज समथिंग यू शुड वर्क अपॉन. इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए. So if you start doing Kumbha, your ability to handle infection will obviously increase and the quality of life will improve. फिर बार बार इन्फेक्शन बंद हो जाता है. फाइलेरिया में अभी तक हमने ऐसा कोई केस नहीं देखा कि ये कितना इंप्रूवमेंट आता है. If somebody gets into this, start practicing it, and फिर वो हमको रिपोर्ट करें तो हमें ज्यादा पता चल पाएगा कि उसमें कितना काम कर सकता है. बट ऑब्वियसली इन्फेक्शन में ये बहुत काम करता है, बट नॉट डायरेक्टली. इन्फेक्शन मैनेजमेंट के लिए आपको एंटीबायोटिक इमीडिएटली चाहिए, लॉन्ग टर्म में कुंभक चाहिए. और क्या था? What about those suffering from allergy, cold dust, intense smell, cholesterol? This is a program for that. ये उसी चीज के लिए प्रोग्राम है. आपकी एलर्जी चली जाएंगे. देखिए, आप एलर्जी का कोई काम नहीं कर रहे. प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर डाल के आप जो ये सिट्राजीन और एल्प्रैक्स और स्टेरॉइड्स और क्या क्या आप जो ले रहे हैं ना, आपकी लाइफ खराब हो जानी है. एंड सी फ्रॉम मेनी केसेस वो तो ठीक होता नहीं है ना. जो केमिकल मेडिसिन से कोई भी एलर्जी ठीक नहीं होती. इनफैक्ट यू आर गेटिंग इनटू एलर्जी बिकॉज ऑफ दैट. क्या आपको मालूम है एवरीबॉडी हैज एलर्जी? व्हाट यू कॉल हेल्दी पीपल, जो जिनको आप स्वस्थ कह रहे हैं, वो भी एलर्जी. पता नहीं चल रहा. हाँ, अभी हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, थोड़े टाइम में पहुंच जाएंगे. आफ्टर सम टाइम एवरीबॉडी विल गो टू हॉस्पिटल. और कमाल की बात है कि डॉक्टर सेज वी कांट हैंडल एलर्जी. वी कैन मैनेज एलर्जी, बट एलर्जी आपका ठीक नहीं कर सकते. आप बताइए, आप इलाज करवाना चाहते हैं एलर्जी का कि नहीं? सो आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल. थोड़ा सा मैं एग्जांपल देता हूं. आप चीजों को अपनी समझ में लेके आए, तब आपको पता चलेगा कर क्या रहे हो आप. So the moment your body is not able to handle an allergen क्या होता है? कोई भी हो सकता है. आपका पड़ोसी भी एक एलर्जी हो सकता है आपके लिए, मालूम है आपको? हाँ, कभी कभी घर में मियां बीवी भी एलर्जिक होते हैं एक दूसरे के लिए. तो एनीथिंग यू कांट हैंडल. जब आपके शरीर की शक्ति कम होती है तो आप कुछ चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ईदर इन योर माइंड और इन योर बॉडी. चाहे मानसिक रूप से किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे या शारीरिक रूप से नहीं कर पा रहे. जब शारीरिक रूप से कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो इसको आप एलर्जी कह रहे. अदरवाइज एलर्जी हैपेंस ऑन वेरियस लेवल. बहुत लेवल पे एलर्जी हो रही है. यू नो, आपको क्या मालूम है, डायबिटीज बढ़ रहा है कम हो रहा है? थायराइड बढ़ रहा है कम हो रहा है? 100 साल पहले, हाउ मेनी 100 years back, how many people used to have diabetes and thyroid issues? How many people used to have those? कोई किसी को नहीं होता. So what is thyroid? It's a protein allergy. Do you know this?
नोबडी नोज दिस, किसी को मालूम ही नहीं, कोई इस तरफ में काम ही नहीं कर रहा। व्हाट इज थायराइड? थायराइड इज एन एलर्जिक कंडीशन, प्रोटीन का एलर्जी है वो। और व्हाट इज डायबिटीज? ये जिसे आप ग्लूकोज कहते हो उसका एलर्जी है। तो वी आर नॉट एक्चुअली लुकिंग एट डिजीज फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, प्रॉब्लम इज दिस। और करंट ट्रीटमेंट तो है ही नहीं। यू गो टू अ डॉक्टर, डॉक्टर टैक्स योर डायबिटीज, अरे तुमको तो टाइप 2 डायबिटीज है, तो आप मुझे ठीक कर दोगे क्या? नहीं जी, हम तो ठीक नहीं करेंगे। फिर भी आप उसी डॉक्टर के पास में जाते हैं। क्या कमाल की बात है। सो कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा आप कर क्या रहे हैं। आर यू ट्रीटिंग योर डिजीज और नॉट? नाउ हाउ विल एलर्जी गेट ट्रीटेड? एलर्जी कैसे ट्रीट होगा? सो गिविंग यू एन एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर एनवायरमेंट में एलर्जेंस हैं, यानी धूल, मिट्टी, पोलन, ये सब है, तो आपकी सांस कम आती है, ज्यादा आती है? यू इनहेल लेस। इवन इफ देर इज अ पोल्यूशन समवेयर, यू इनहेल लेस। आप गाड़ी के पीछे धुआं निकल रहा है, वहां पे आपकी सांस बंद हो जाती है। तो अगर आपने परमानेंटली एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर दिया, परमानेंटली एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर दिया, तो आप सांस कम ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं? नेचुरली आपका शरीर सांस कम ले रहा है, ज्यादा ले रहा है? नेचुरली आपकी सांस कम आ रही है 50 साल पहले के मुकाबले में। इफ यू कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स 50 years बैक एंड नाउ, दो तरीके के इंसान के ऊपर अगर एक्सपेरिमेंट करें, तो पहले लोगों की लंबी सांस आ रही थी, अभी लोगों की लंबी सांस नहीं आ रही। ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पे कि आपकी और कम सांस आती है? आप डर जाते हैं तो भी सांस रुक जाती है, कम आती है। आप एंजाइटी में हैं तो भी कम सांस आएगी। तो हमारा तो लाइफस्टाइल ही ऐसा है जहां पे हमने अपनी सांस को लेना ही कम कर दिया। एनवायरमेंट को खराब तो किया, उससे सांस कम आ रही है हमको। तो हमने कुछ गलत कर दिया, कुछ गलत कर दिया। और किसने इसकी शुरुआत की? फिरंगियों ने शुरुआत की, वेस्ट ने शुरुआत की। आप उसको दोष ही नहीं देते। उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली, आप उसको इंटेलिजेंट बोलते हो। तो गोरों ने सबसे मूर्खता की है इस दुनिया को बर्बाद करके। उसको आपको एलर्जी, आप उसके ऊपर ब्लेम ही नहीं डाल रहे। दूसरी बात, आपका शरीर कैसे बचाएगा उस एलर्जी से? तो एंटी एलर्जन आपका शरीर निकालेगा, ताकि आपका शरीर इसको बाहर फेंक सके। कोई भी चीज शरीर के अंदर जाएगी तो शरीर बाहर फेंकेगा ना। तो प्रोस्टाग्लैंडिन ग्लैंडिन एक रिलीज करता, हार्मोन रिलीज करता आपको। तो आपको खांसी आती है, तो आपको खांसी आती है, आपके बाहर शरीर फेंकता है। उसको बंद करने के लिए क्या करते हो? इनहिबिटर डाल देते हैं। इनहिबिटर, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, यानी शरीर को बचाने नहीं देते। कोरोना हो जाता है, आपका शरीर गर्म करके, कोरोना अपने आप को गर्म करके कोरोना को मारता है। आप क्या करते हो? पैरासिटामोल खा लेते हो, ठंडा कर देते हो। उल्टी आती है तो उल्टी बंद कर देते हो, दस्त आती है तो दस्त बंद कर देते हो। आपका शरीर शुगर बाहर फेंकता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन से, प्यास बना के आप शुगर को किडनी में डाल देते हो, फिर कहते हो किडनी डैमेज हो रहा है। ब्लड प्रेशर रिलीज खत्म कम करने के लिए आप ब्लड वॉल्यूम कम कर देते हो, पानी निकाल देते हो शरीर से, उससे हार्ट अटैक आ जाता है। फिर कहते हो देखो हमारा ब्लड प्रेशर तो कम हो गया। हार्ट अटैक आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग मर रहे हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ब्लड प्रेशर तो कम दिखा रहे हैं ना आपके स्क्रीन पे, बीपी इंस्ट्रूमेंट में। सो वी हैव कम टू दिस लेवल, इस लेवल तक आ गए हैं हम कि शरीर को क्रिमिनल बना दिया। तो आप क्या कर रहे हो? जो जिसे आप मैनेजमेंट कहते हो, जो जिसे आप अपना अस्थमा एलर्जी को ट्रीट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप टॉर्चर कर रहे हो बॉडी को। तो ये तो कभी ठीक नहीं होने वाली, बढ़ने वाली है, आपके डोसेज बढ़ते जाएंगे ना। यही होता है कि नहीं? सबका एक्सपीरियंस है ना। वो जो एलर्जी की गोली खा रहे थे उसकी डोज बढ़ती जाती है और अलग अलग कॉम्प्लिकेशन आते जाते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन आ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आप दवाई खा रहे हो। अगर इसको दूसरे तरीके से आप ठीक करते तो ये कॉम्प्लिकेशन आते ही नहीं, मगर उसका तो मालूम ही नहीं है। उसके लिए तो हमने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि कोई और किसी और अल्टरनेट थेरेपी पे काम करे। ये तो पूरा माफिया ऐसा बना दिया कि नहीं जी, मारेंगे भी तो हम ही मारेंगे।
सो इसे तोड़ना पड़ेगा. डोंट मेक योर बॉडी इनटू अ क्रिमिनल. योर बॉडी कैन रिकवर. इट हैज अ रिकवरी स्ट्रेंथ. 100 साल पहले इतनी बीमारियां ही नहीं थी किसी को, आज है ना, बिकॉज हमारा रिकवरी स्ट्रेंथ कमजोर हो गया. तो आपको उस पर काम करना ही पड़ेगा. देयर इज नो अदर ऑप्शन. ये मैं आपको बता देता हूं, कुंभक के अलावा आपके शरीर की शक्तियों को, बलों को वापस स्थापित नहीं किया जा सकता. फूड से नहीं किया जा सकता, है ना. जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड वो भी खराब है, एनवायरमेंट खराब है. एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि हार्ट मजबूत नहीं है, लिवर मजबूत नहीं है इतना. एक्सरसाइज करने के लिए भी ऑर्गन स्ट्रेंथ चाहिए. तो कुंभक वो चीज है जिससे आप रिकवर कर सकते, अपनी रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं. यू कैन इंक्रीज द रिकवरी स्ट्रेंथ एंड दैट्स हाउ योर बॉडी विल बी एबल टू रिकवर, कम आउट ऑफ मेडिकेशन. दवाइयां जितने लंबे समय तक ले रहे हैं, आप समझ लीजिए क्रैश आने ही वाला है. टाइम का बात है, क्रैश इज कमिंग. Is 6 weeks sufficient for recovery from chronic asthma? And the other half of that question is, how long does it take? So even to produce, even to for a baby to come in this world, it takes 9 months. 9 महीने लगते हैं ना बच्चे को भी आने के लिए. आपको बढ़ने के लिए 8.5 साल 9 साल लग जाते हैं. So can you recover in an instant? क्या ऐसा होता है? क्या आम का पेड़ आप 10 दिन में आ जाएगा, आम पैदा करने लग जाएगा? नहीं, ये सोच गलत है. द थॉट प्रोसेस इज रॉन्ग. क्योंकि व्हेन यू थिंक ऑफ ट्रीटमेंट, यू थिंक ऑफ अ पिल. दवाई से किसी का भला नहीं हुआ, लेकिन द साइकी, इट हैज गॉन इनटू द साइकी सो मच, आपकी साइकोलॉजी में बिठा दिया गया है. पहली बात तो दवाई से कोई ठीक नहीं होता, बीमार होता. ये आपको समझना पड़ेगा. नाउ देयर इज अ रिकवरी स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी. हर एक का रिकवरी स्ट्रेंथ अलग अलग लेवल पे है. सो इट विल टेक डिफरेंट टाइम पीरियड्स टू रिकवर. हैव यू सीन द टेस्टिमोनियल? टेस्टिमोनियल देखा आपने? 15 दिन में लोगों के अगर इनहेलर या पफ छूट रहे हैं, नहीं लेने की जरूरत पड़ रही, तो 15 days, फॉर सम 15 days इज एन एनफ टाइम. बट अदर्स माइट टेक 3 months, 6 months, 1 साल भी लग सकता है. देखो, रिकवरी तो पहले दिन से शुरू होता है. दैट इज गारंटीड. First day, the moment you start doing practice, your recovery will start happening. But how much time will it take to recover completely differs from person to person. लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी दवाइयां खा के अपना बेहाल कर चुके हैं. अगर आपने 20 साल दवाइयां खाई तो आप क्या 20 दिन में रिकवर हो जाएंगे? लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि और कोई तरीका ही नहीं, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, सो आई गिव यू अ डील. एक डील देता हूं मैं आपको, और मैं कहता हूं 3 साल में 100% सब कुछ ठीक हो जाएगा. इज इट अ बैड डील? आपके पास ऑप्शन नहीं है एक्चुअली. तो इट इज नॉट अ बैड डील. रिकवरी स्टार्ट फ्रॉम द डे यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. जैसे ही आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे, उसी समय से रिकवरी शुरू हो जाती है. डिफरेंट पीपल माइट टेक डिफरेंट टाइम. हाँ, रिकवरी होने के बाद में क्या मुझे कुंभक करने की जरूरत पड़ेगी? ये ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे कि मुझे कब से सांस लेना छोड़ना चाहिए. बिकॉज ब्रीदिंग इज ऑल्सो एन एफर्ट. It is because everything has become an effort. You are trying to drop everything. हर चीज एक एफर्ट बन गया है, तो आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हर चीज को. ऑब्वियसली रिकवर हो जाते हैं तो आप उसे छोड़ सकते हैं, कुंभक को छोड़ सकते हैं. मगर क्या आप उस रिकवरी स्ट्रेंथ को मेंटेन कर पाएंगे? हाँ, दिस इज अ एडवांटेज दैट वंस यू नो हाउ टू रिकवर, even if you drop your practices, after some time, when you feel like you are going down, you can pick up the practice again. तो आपको मालूम है रिकवर कैसे होना है, ये आपको पता चल जाएगा. लेकिन अगर आप कुछ समय तक कुंभक कर लें तो आपको पता चलेगा कि इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ योर डिजीज. बीमारी के मामले में भी आपके जीवन को नहीं बदलता ये आपकी मेमोरी बढ़ा देता है, ये आपके इंटेलिजेंस को बढ़ा देता है, ये आपके जीवन जीने की इच्छा को बढ़ा देता है, ये आपके काम करने की इच्छा को बढ़ा देता है, ये आपके एम्बिशंस बढ़ा देता. ये आप दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, कुंभक कर रहेंगे कुछ समय तक तो. सो ये लाइफ को एक्टिवेट कर देता है. और उसके बाद जो लोग कुछ समय तक कुंभक कर लेते हैं प्रैक्टिस रेगुलर, वो नहीं छोड़ना चाहते. दे डोंट वांट टू
drop it because they know what it is giving them. What about cardiomyopathy and arrhythmia? मायोपैथी, एरिथमिया, अरिथमिया का मतलब होता है लय खराब हो जाता है, यानी हार्ट बीट जो है उसका रिदम बिगड़ गया। कार्डियोमायोपैथी का मतलब होता है कार्डियक मसल्स जो हैं वो वीक हो रहे हैं। तो यहां पे जो लोग बचे हुए हैं, सीरियस पीपल, आई वांट टू एड्रेस रियली सीरियस पीपल, वो विंडो शॉपर्स नहीं चाहिए। जो अपने हेल्थ को वापस लाना चाहते हैं, हमें वही लोग चाहिए। अब मायोपैथी क्यों हो रही है? हार्ट इज डिजाइन टू फंक्शन थ्रू आउट लाइफ। हार्ट का डिजाइन, ह्यूमन बॉडी इज नॉट डिजाइन टू गेट इनटू अ डिजीज। आपको मालूम, मानव शरीर को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि उसको कोई बीमारी नहीं लगे। ये बीमारियां क्यों आ रही? सो आई विल गिव यू एग्जांपल्स व्हिच यू कैन अंडरस्टैंड। ऐसे एग्जांपल जिसको आप बहुत बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो ऐसा काम कीजिए, एक गाय को मांस खिलाने की कोशिश कीजिए, या एक शेर को घास खिलाने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे वो नहीं खाएंगे। तो आप कुछ कितना भी कोशिश करो, नहीं खाएंगे। ठीक है ना? ऐसा क्यों है? व्हाई इट इज सो? बिकॉज अ काउ, उसका, एक गाय का जो शरीर है ना, वो अपने फूड को पहचानता है। एक शेर का शरीर अपने भोजन को पहचानता है। और उसके बीच में उनके पास में वो कहते हैं ना कि वो माइंड वाला इश्यू नहीं है। सो दे आर सो मच कनेक्टेड विथ नेचर। प्रकृति उनको कंट्रोल करती है। तो उनके शरीर को मालूम है कि मेरा भोजन क्या है, वही खाएंगे। अब आपके शरीर में भी एक ऑर्गन है जिसको मालूम है कि उसका भोजन क्या है। वो ऑर्गन का नाम है लिवर। ये आपने सुना होगा। ये लिवर जानता है कि आपका भोजन क्या है। तो ह्यूमन बीइंग्स के साथ में प्रॉब्लम यह है कि उनके पास में थोड़ी सी आजादी है, एक बुद्धि भी है जिसे वो सफर कर रहे हैं। तभी केवल ह्यूमन बीइंग के पास में प्रॉब्लम है कि वो पूछते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। कोई जानवर नहीं पूछता। तो लेकिन आपका शरीर जानता है कि उसका भोजन क्या है। अगर थोड़ा सा कॉन्शियस होंगे शरीर के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या खाने का मन करता है, क्या खाने का मन नहीं करता। तो आपका शरीर केमिकल्स के लिए डिजाइंड नहीं हुआ था। लेकिन जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसको इम्यूनाइजेशन के नाम पे इतने सारे केमिकल्स डाले जाते हैं उसके शरीर में। ऑब्वियसली लिवर उसको जानता है कि ये मेरा भोजन नहीं है, तो उससे नुकसान होता है लिवर का। आप जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खा रहे हैं, जीएम क्रॉप जो खा रहे हैं, आपका लिवर जानता है कि ये कुछ अलग है, मेरा एक्चुअल फूड से कुछ अलग है। तो आपका लिवर फेंकना चाहता है ये सब चीजें, दवाइयां फेंकना चाहता है, आपका भोजन जो आप फूड खा रहे हैं वो भी फेंकना चाहता है, और जो आप सांस में अनवांटेड चीज ले रहे हैं वो भी फेंकना चाहता है। मगर वो बार बार खा के या लिवर को धोखा देके, इसे कहते हैं फर्स्ट बाईपास मैकेनिज्म, इतना ओवरलोड कर दिया जाता है दवाइयों का कि कुछ हिस्सा जो आपके शरीर में जाना ही जाना है। यानी आपके शरीर में 5 मिलीग्राम की जरूरत है तो आपको 500 मिलीग्राम दवाई खिलाई जाती है। तो यहीं से टॉर्चर शुरू हो जाता है। अगर आप लिवर को कुछ समय तक टॉर्चर करते जाएं तो आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा। और आज की जितनी बीमारियां हैं ये मेटाबॉलिक डिजीज है। आपका डायबिटीज, आपका लंग फंक्शन, आपका हार्ट फंक्शन, आपका थायराइड, कैंसर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। शुरुआत कहां से हुई? लिवर से शुरुआत। मगर क्या ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा कॉमन सेंस भी काम नहीं करता है। अगर आपके माइंड को ट्रेन कर दिया जाए तो आपका कॉमन सेंस भी काम नहीं करता। दिस इज व्हाट एजुकेशन डज। तो लिवर जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, क्योंकि आपका लिवर डिजाइन नहीं है केमिकल के लिए। अगर केमिकल होते तो आपके तो वो स्टेरॉइड्स और पफ जो है पेड़ों में लटके होते ना, ये पैरासिटामोल और दर्द की दवाइयां और स्टेरॉइड्स आप जो खाते हैं वो तो पेड़ों में लटकने चाहिए थे कि आप लेके उसको खाते रहो, क्योंकि आपका फूड जैसा होता है। वो फूड नहीं है आपका। अब डीजल की गाड़ी में पेट्रोल नहीं बढ़ाते, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते, कॉमन सेंस है। मगर शरीर में आप क्या क्या डालते हैं, वहां पे, यहां पे कॉमन सेंस कहां जाता है पता नहीं। अब लिवर जैसे ही आपका इंपैक्ट होगा,
अब आप खरोच मार लो जरा अपने स्किन के ऊपर, जलन होने लग जाएगी, लिवर को भी जलन होने लग जाती है, इसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन। तो आपने सुना होगा लोगों के यूरिक एसिड बढ़ रहे हैं, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, डाइजेस्टिव इश्यूज आ रहे हैं, आईबीएस हो रहा है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो रहा है। क्या ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका लिवर को इन्फ्लेमेशन आ रहा है। अगर आप ये जलन होती है, इसको कम कैसे करते हैं? थोड़ा घी लगा लीजिए, कम हो जाएगी जलन। तो लिवर भी बेचारा थोड़ा सा फैट बना लेता है, जैसे कहते हैं फैटी लिवर। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा देता है, अपने को बचाने के लिए। कोर्टिसोल बनाना है उसको अपने को बचाने के लिए, आप वो नहीं बचाने देंगे उसको। आपका डॉक्टर कोई स्टैटिन दे देगा, आपके शरीर को बचने ही नहीं देगा। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिज्म है क्या? आपके टिश्यूज तो बनने चाहिए ना, आपके लिवर को, आपके लंग्स को, आपके हार्ट को, आपके किडनी को, उसमें भी टिश्यूज खत्म हो रहे हैं ना, उनको तो बनाने हैं। रोज नए टिश्यूज, नए सेल्स बनाने हैं, रोज रीजनरेशन करना है, रोज शरीर के ऑर्गन्स को रीजनरेट करना है। जब मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा तो वो चीजें, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये अलग अलग टिश्यूज जो है वो आपके शरीर को कैसे मिलेंगे? आपके मसल्स को रीजनरेशन मसल में नहीं होगा, तो इसे ही मायोपैथी कहते हैं। ये वर्ड के जाल में फंसा दिया आपको। नाम ऐसे ऐसे रखेंगे, बोलेंगे ठीक कैसे होता है, तो बोलेंगे नहीं ठीक होता जी, हम तो ठीक नहीं कर सकते। क्या मायोपैथी ठीक हो सकता है? 100% आपके शरीर में होता ही है ये। अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो मायोपैथी ठीक हो जाएगी। मगर मेटाबॉलिज्म कैसे ठीक करें? क्योंकि आप जो दवाई खाएंगे उससे मेटाबॉलिज्म खराब होगा। तो दवाई खा के अगर आप अपने शरीर को ठीक करना चाह रहे हैं तो एक्चुअली ठीक नहीं कर रहे, आप खराब ही करते जा रहे हैं। इसीलिए इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो मायोपैथी कैसे ठीक होगा? रीजनरेशन चाहिए आपके शरीर को, आपके हार्ट के मसल्स को रीजनरेशन चाहिए। वो रीजनरेशन नहीं हो रहा क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है। और मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, उसको आपके शरीर के अलग अलग ऑर्गन को टिश्यूज नहीं मिल रहे, तो क्या करेगा वो? तो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है कि उसको चाहिए ज्यादा, आप दे नहीं पा रहे हो। तो ब्लड प्रेशर भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और आपको मालूम है ब्लड प्रेशर क्यों होता है? ये किसी को भी नहीं मालूम। आप जो सोचते हैं ना कि शायद डॉक्टर को मालूम है, शायद एलोपैथिक को मालूम है, किसी को नहीं मालूम कि ये ब्लड प्रेशर क्यों होता है। तो हम शरीर को कितना जानते हैं? हम 1% भी नहीं जानते। अगर हम 1% भी नहीं जानते और उसके बाद दंभ भरते हैं कि इसको हम ठीक करेंगे, तो ऐसे बेवकूफों से बच के रहना चाहिए। नहीं तो आपकी जिंदगी जब खराब होगी ना, तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। आपका डॉक्टर जिम्मेदारी नहीं लेगा, आपकी सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी, WHO जिम्मेदारी नहीं लेगा, और अमेरिका जो चौधरी बनता है दुनिया की, वो भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। क्योंकि आप जो केमिकल दवाई खाते हैं उसका कट अमेरिका को देते हैं आप, हथियार बनाने के लिए और चौधरीपना करने के लिए दुनिया भर में। तो आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप लोग भारतीय हैं, भारत देश में पैदा हुए, तो आप लोग बुद्धिमान हैं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए कि आपको क्या करना है। थोड़ा एजुकेशन, जो आप एजुकेट हो गए जिस तरीके से, उससे निकल के आइए, थोड़ी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, और फिर पता चलेगा कि ये चीजें ठीक हो सकती हैं। आराम से ठीक हो सकती हैं, बहुत आसानी से ठीक हो सकती हैं। आपका शरीर से इन्हें ठीक करता ही है। लाखों सालों से इस शरीर को ये प्रॉब्लम नहीं आई। आपके दादा दादी, नाना नानी याद है किनको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर था? किनको ये मायोपैथी थी? किसी को भी नहीं था। क्या उनको, उनके शरीर में प्रॉब्लम नहीं आती थी? नहीं। योर बॉडी इज एनफ टू रिकवर फ्रॉम एनी डिसऑर्डर एंड डिफेक्ट्स। आपके शरीर में वो शक्तियां हैं जो कि आपको बचा सकती। हम उनको बढ़ा के अपने शरीर को बचाएं, ये सबसे जरूरी है इस वक्त में। इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस कंडीशन, you should have the resilience and the recovery strength. That is what we are trying to create. There is one longish question. Let me see. Suffering. Okay, there's a youngster over here. He's 12 years old.
So he's got bronchitis, and he is himself. It's not a parent who's come over here, and he's looking for answers to come out of bronchitis, and he's been having these severe Okay. problems in chest. What can we possibly suggest to him? Because the program is only meant for 16 years and above. He's 12 years old. Deepal is his name. तो पुट डाउन योर नंबर, अपना नंबर डाल दो, है ना. और विल शॉर्टली बी स्टार्टिंग प्रोग्राम फॉर किड्स. हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, मे बी विद इन अ मंथ और सो. तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे उसके बारे में. आइटिस, आइटिस जहां पे शब्द आ जाता है, वेर एवर आइटिस इज देयर. आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एज आई गेव एग्जांपल, वी आर टेकिंग लॉट ऑफ इन्फ्लेमेटरी थिंग्स. आप जो भोजन कर रहे हैं वो भी इन्फ्लेमेटरी है, दवाई तो इन्फ्लेमेटरी है ही है. तो दवाई से आप इन्फ्लेमेशन कम करने की कोशिश करेंगे भी, और इमीडिएटली अगर आपको रिलीफ मिल भी जाए तो आप समझिए आने वाले टाइम पे आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है. इसका लास्ट रिसोर्ट क्या होता है? जब दवाई काम नहीं करने लग जाती तो आपके इम्यून सिस्टम को क्रैश कर दिया जाता है. इसे कहते हैं स्टेरॉइड देना. आपको आखिरकार स्टेरॉइड दे दिया जाएगा, यानी कि आपके इम्यून सिस्टम को बिल्कुल क्रैश किया जाएगा. ये इन्फ्लेमेशन जो होता है ना, इट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स. आपका शरीर ये बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसी चीज है आपके शरीर में जो अच्छी नहीं है. तो आपको उसका इलाज करना चाहिए, मतलब कि वो चीज निकालनी चाहिए, या ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो इन्फ्लेमेटरी. उसको करने की बजाय आप स्टेरॉइड आपको दे दिया जाएगा, आपकी इम्यूनिटी क्रैश कर जाएगी और आपका बॉडी रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा. तो हम अपने शरीर को धीरे धीरे करके मारने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वी कॉल दिस ट्रीटमेंट. दिस हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर इन एवरीबॉडीज माइंड कि अपने शरीर को क्रिमिनल बना के टॉर्चर करना इलाज नहीं कहलाया जा सकता. द होल एलोपैथी इज दैट ओनली. अपने शरीर को क्रिमिनल बना के उसको टॉर्चर किया जाना, ये इलाज नहीं कहलाया जा सकता. इट्स अ क्रिमिनल एक्ट. ये सबको कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है ही है. और बच्चा एंड ऐसे इन्फ्लेमेशन में, ब्रोंकाइटिस में क्यों आ गया? क्या हमें अपने आप से नहीं पूछना चाहिए? 3 साल 4 साल के बच्चे इंसुलिन ले रहे हैं, डायबिटिक हो गए. 6 बच्चे, 10 में से 6 बच्चे एडीएचडी के शिकार, और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कॉमन हो रहा है बच्चों के अंदर. क्या हमें ये सवाल अपने आप से नहीं पूछना चाहिए कि दिस वी हैव डन? एक 12 साल का बच्चा जब यहां आके एक सॉल्यूशन ढूंढता है कि मुझे ब्रोंकाइटिस है, तो हमें ये सवाल तो अपने से करना पड़ेगा ना, हमने क्या किया कि इस बच्चे को ब्रोंकाइटिस हो गया? ये हमारी जिम्मेदारी है. तो क्योंकि हम सब कुछ गलत कर रहे हैं, हम फिरंगियों के चक्कर में पड़ गए हैं. साइंस इज आवर कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड. साइंस हमारी देन है दुनिया को. इन्होंने साइंस का तमगा उठा के रखा हुआ है. तो हमें जगना पड़ेगा, इंडियंस को, भारतीयों को जगना पड़ेगा, होश लाने, होश में आना पड़ेगा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें. बच्चों में हम अलग तरीके से डील करते हैं और अलग तरीके से डील करेंगे. शॉर्टली विल बी स्टार्टिंग अ प्रोग्राम, उनमें ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा. ब्रोंकाइटिस जैसी चीज, अस्थमा जैसी चीज बिल्कुल ठीक हो जाए. इन ग्रोइंग एजेस तो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है, एकदम खत्म हो जाएगा. 100% ये चीजें निकल जाएंगी. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसी चीजें 100% निकल जाएंगी, बट उनको अलग तरीके से डील करना पड़ता है. इसीलिए उनके प्रोग्राम में हम उनकी अलग तरीके से रन करेंगे वो प्रोग्राम, और उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे. Thank you, Swamiji. I think that's all we have time for currently. So, हरीश चंद्र जी, अगर छींकें आती हैं, खांसी आती है, रनिंग नोज है, तो इसका मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को
मजबूत बनाना पड़ेगा, उसके लिए प्रोग्राम में आएंगे तो मजबूत होगा। ऐसे आपको टिप तो नहीं दे सकते हैं यहाँ पे, वो जो भी देंगे वो कुछ दिन के लिए काम करेगा, वैसे काम नहीं करेगा। अगर किसी ने कोई और कुंभक प्रोग्राम किया हुआ है, प्रदीप नायक, इफ यू आर देयर, if you are already doing one program, you don't need to enroll in it. उस प्रोग्राम को कम से कम 6 महीने की। Okay, so people who are still here, what is the registered address of your company? We can share the registered address, but if you find over there, you will not see any office over there. It's a registered address. Okay. So Rajat ji, you can share it in the group as to what our registered address, etc. is. We are registered in Delhi NCR for your information. Okay, and we are an online company, so knowing our physical address does not really help anyone. So now there is only one question. Do you wish to? We'll join when you start offline. Please wait. If you have the time to be with your disease, please wait till we start offline. Okay. We are not a big company sponsored by an MNC or huge funds. On offline means you have to pay a huge amount for real estate. Please wait if you wish. And if you are really suffering from your disease, come to the program. Take advantage of technology. इससे पहले तो हम बात भी नहीं करते थे, हम तो किसी से बात भी नहीं कर पाते थे अमेरिका में, बट अभी फेस टू फेस हो जाता है, तब तो ऑनलाइन में प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी डॉक्टर्स की कंसल्टिंग ऑनलाइन होती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। आप टीवी बिना देखे खरीद लेते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता। फोन की तो बात छोड़ ही दो। ओके, सो दिस इज अ न्यू, थोड़ा अपने आप को समय के अनुसार बदलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम पीछे ही फंसे रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। वी हैव अ लिमिटेड विंडो to take questions and answers today. If you still have questions, leave your question or your number. Okay, the team will get in touch with you tomorrow. और ये जो लोग सबके कैमरास ऑफ हैं, तो एक बार ऑन करेंगे तो जैसे वेलकम किया था आपको विदा भी कर सकते हैं। विदा तो नहीं करना है। वी लुक फॉरवर्ड टू योर पार्टिसिपेशन इन द प्रोग्राम। वी वुड लाइक यू टू, it is our wish that you become part of a silent revolution which is slowly helping thousands of people every week, every month, and getting them out of the clutches of something called chemical medicine for which the body is not made. Okay, कोई उससे किसी का भला नहीं हुआ, barring accidents and emergency situations. Okay, so if you have questions, and please leave your number. We'll close the webinar for now. Thank you so much for joining in. On behalf of Swami Raj Vibhu, somebody is asking for payphone. Sir, if you use the scan, etc., please share more background of Swamiji. Okay, we'll share a few videos. You can watch them. Okay. So, on that note, on behalf of Swami Raj Vibhu ji and my entire team at Astika Kumbhak, we wish you a very, very Kumbhak, very, very happy Kumbhak, a great health and happy journey ahead. तो हम लोगों का स्लोगन क्या है? मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।